22 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। 22 का महासमर में बताएंगे कैसे बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर चाचा भतीजे साथ आए हैं और वो क्या मंत्र है जिसके चलते दोनों साथ आए हैं। दोनों के साथ आने से क्या होगा 22 के महासमर का सियासी समीकरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हम आपको बताएंगे योगी सरकार के चुनावी साल के बजट पर क्यों हो रहा है बवाल, और साथ ही बताएंगे कि टेनी को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक क्यों मचा है संग्राम। लेकिन बात सबसे पहले अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी और चाचा शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल के बीच गठबंधन की बात तय हो गई है। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने चाचा शिवपाल यादव से मिलते नजर आए। अखिलेश यादव खुद चाचा शिवपाल यादव के घर पहुंचे और उनसे करीब 45 मिनट तक बातचीत की। तो साल 2017 के बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच ये पहली मुलाकात रही। हालांकि इससे पहले कई बार शिवपाल यादव अखिलेश की पार्टी से गठबंधन को लेकर संकेत दे चुके थे। अखिलेश यादव भी इस बार चाचा शिवपाल को लेकर काफी नरम दिख रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि देर सवेर दोनों की पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है। और आज अखिलेश यादव खुद चाचा शिवपाल से मिलकर उन्होंने गठबंधन की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में अंदरूनी संघर्ष शुरू हुआ था। इस संघर्ष में चाचा और भतीजा ने अलग अलग राह पकड़ ली थी। अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी पर पूरा अधिकार हो गया था, जबकि शिवपाल यादव ने साल 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। तो 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। चुनाव में चाचा भतीजा साथ साथ नजर आ रहे हैं और आज अखिलेश यादव खुद शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचे और आधे घंटे से ज्यादा तक ये मुलाकात चली है और इस दौरान उन्होंने गठबंधन की बात भी स्वीकारी है। खुद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते उन्होंने लिखा है कि क्षेत्रीय दलों के साथ जो गठबंधन की उनकी नीति है वो जारी है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से आज मैंने मुलाकात की है और उनसे गठबंधन पे बात हुई है। हालांकि हमारे साथ सहयोगी आलोक पांडे लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आलोक, लगातार जिस तरीके से शिवपाल से जब सवाल पूछा जाता था कि सपा के साथ विलय या फिर गठबंधन, हालांकि आज मुलाकात सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उससे अगर देखें उस तस्वीर को तो बहुत कुछ नजर आता है कि एक सीढ़ी ऊपर शिवपाल यादव है और हरे मैट पर खड़े हैं अखिलेश यादव, और जो दूरी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ फासले हैं। मन नहीं मिला है लेकिन गठबंधन तो हो गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर चुनाव के साथ इसको राजनीति के तौर पर तस्वीर को देखें तो यही चीज़ बार बार सामने आ रही थी। अखिलेश यादव ने कई बार कहा कि चाचा भी और हम सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ेंगे, इस तरह के बयान आते रहे। उधर से शिवपाल यादव लगातार कहते थे कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आखिरकार ये फैसला हो गया कि पार्टी का विलय नहीं बल्कि गठबंधन होगा और इस गठबंधन के साथ ही ये भी तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और इसके साथ जो छोटे छोटे दल हैं वो सब मिलकर के अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और अगर अखिलेश यादव की बात करें तो इस बार 2022 के लिए जो उन्होंने रणनीति बनाई है, छोटे छोटे दलों को लेकर के उनको एक महागठबंधन की शक्ल देना, उसी में पश्चिम की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ एक गठबंधन जो कि लगातार बना रहा है। सवाल ये उठता है तो चाचा, सगे चाचा, उससे पहले जयंत चौधरी से मुलाकात होकर गठबंधन सब कुछ क्लियर हो जाता है। सुभाषपा की बात करें तो वहां भी ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन और रैलियां भी हो जाती हैं। चाचा का नंबर आखिर में क्यों आता है? देखिए, जहां पे ज्यादा कठिनाई है वहीं पे शायद आमतौर पे देर लगती है, क्योंकि ये बात चाचा की तरफ से लगातार हो रही थी, लेकिन
इस बात को हर कोई जानता है और उसने हर तस्वीरें देखी कि किस तरह से यही समाजवादी पार्टी बिखर गई थी, किस तरह से 2017 के चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे जब चुनाव खड़ा था तो यादव परिवार में लड़ाई और झगड़े शुरू हो गए थे। आखिर क्यों ऐसा हुआ, वो खटास जानने में शायद वक्त लगा। इस बीच में चुनाव भी हुए तो अलग अलग लड़े गए, लेकिन अब 2022 में चुनाव को लेकर के और जिस तरह के समीकरण हैं इन सब को लेकर के दोनों ही तरफ से मान मनोबल के साथ समझौते की साफ तस्वीर दिखाई पड़ रही है। चाचा एक सीढ़ी ऊपर खड़े हैं, उन्हें वो सम्मान मिला है, लेकिन अगर अखिलेश यादव थोड़ा दूर दिख रहे हैं तो उसका साफ मतलब भी यही है कि विलय नहीं गठबंधन होगा। बिल्कुल, यही एक बात सामने आ रही है आलोक लगातार सामने की, जिस तरीके से गठबंधन की बात लगातार कर रहे थे शिवपाल यादव और उसके बाद अब अखिलेश यादव आगे बढ़े हैं और उन्होंने गठबंधन की बात की। बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक दोनों दल, उनका विलय नहीं हुआ है बल्कि गठबंधन हुआ है। दोनों दल अलग हैं, बस साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव और शिवपाल की मुलाकात पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, यह भी सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए। वर्ष 2017 के चुनाव से पहले जब जनता को अपने काम का हिसाब देना था, तब चाचा भतीजे पिता पुत्र के बीच में एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आज 2022 के चुनाव से पहले कैसे सत्ता प्राप्त की जाए, इसकी जुगत में चाचा भी परेशान है और भतीजा भी। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है। 2017 के चुनाव में नकारा है, 2019 के चुनाव में नकारा है, आज 2022 के चुनाव में जनता फिर विकास के मॉडल पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगी, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। चुनावी साल में यूपी सरकार की ओर से विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है और बजट में किसानों, बुजुर्गों, युवाओं को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई हैं। लेकिन बजट का एक ऐसा प्रावधान जो विपक्ष को रास नहीं आया, लिहाजा विपक्ष ने बजट को चुनावी करार दे दिया। यूपी के विधान भवन में सियासी संग्राम, एक तरफ नारेबाजी और हंगामा, दूसरी तरफ अनुपूरक बजट पेश करने की प्रक्रिया। 25 माफिया चुने गए थे। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। मैं वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 21-22 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं। संख्या 2। मानवर मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय अंतरिम को प्रस्तुत करता हूं। संख्या 3। मानवर मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं। जो कि सरकार 4 महीने का अनुपूरक बजट सदन में लेकर आई है, जिसके जरिए किसानों, श्रमिकों, बेरोजगारों और राज्य कर्मियों को साधने की कवायद है। क्योंकि सरकार का यह अनुपूरक बजट विपक्ष को रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने इस बजट को चुनावी बजट करार दिया, साथ ही पिछले बजट के खर्च को लेकर भी सवाल खड़े किए। बजट का पैसा तो खर्च करना है, पर मूल बजट का ये केवल दिखावा है या सारा पैसा ये लोग चुनाव में खर्च करेंगे। इसका सिद्ध भी हो गया है कि इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ कि जिलाधिकारी विभागों के हेड को लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मीटिंग के लिए, गृह मंत्री की मीटिंग के लिए जितना पैसा खर्च हुआ है उसका पेमेंट खुद करिए। तो सारा पैसा चुनाव में खर्च होगा बजट का। समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस भी योगी सरकार के बजट को लेकर सड़क पर है। कांग्रेस ने यूपी सरकार के अनुपूरक बजट को लेकर पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने बीजेपी को निशाने पर लिया, साथ ही प्रदेश सरकार को फेल करार दिया। तो चुनावी रसगुल्ला है, चुनाव आया है तो रसगुल्ला बटेगा, फिर छीन लिया जाएगा। सरकार का चरित्र है। और भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में अंतर देखा। नौजवानों को रोजगार मिला, इको गार्डन में बैठे जाइए ना, दलित पिछड़ों का आरक्षण प्रदेश सरकार डाका नहीं डाल रही। स्पष्ट हो चुका है, किसानों के साथ अन्याय नहीं किया है। गन्ना किसानों का भुगतान मिल गया, बकाये का भुगतान मिल गया, चीनी मिलें चल गई, महंगाई पर नियंत्रण हो गया। हर मोर्चे पर सरकार फेल है। वही विपक्ष के वार को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अनुपूरक बजट
रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। कोरोना काल के चलते लाया नहीं गया था। सरकार अपने जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उनको बड़े सुचारू तरीके से संपादित कर रही है और हमेशा ये रहा बीच में, क्योंकि तमाम कोरोना का भी संक्रमण रहा, तमाम अन्य प्रकार की भी जो है रुकावटें आईं और आज ये सदन चल रहा है हमारा। तो अनुपूरक बजट नहीं आया था, वो अनुपूरक एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनावी साल में योगी सरकार ने सदन में 8,400 करोड़ 53 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। सरकार ने बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भत्ते का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बुजुर्ग और किसानों की पेंशन बढ़ाने को लेकर 670 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 24 घंटे बिजली का वादा पूरा करने के लिए सरकार की ओर से पावर कॉर्पोरेशन को 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी साल में सरकार ने सूचना विभाग का बजट 150 करोड़ रुपए बढ़ाया है। सूचना विभाग के बजट को लेकर ही विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। ऐसे में अब बजट को लेकर बवाल जारी है। टीम न्यूज स्टेट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सत्र को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार का काम सदन के सामने रखा तो विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम ने परिवारवाद, कोरोना और सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष को निशाने पर रखा। क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए। यही कहने के लिए आए हैं, हम यही कहने के लिए आए हैं कि जो स्पीड सरकार ने बढ़ाई है वो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य के रूप में देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए वह स्पीड फिर से स्पीड ब्रेकर न आने पाए, इस दृष्टि से हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। कोई सोचता था कि हर परिवार के पास अपना शौचालय हो, हर परिवार के पास पेयजल की सुविधा हो। कोई सोचता था हर परिवार के पास अपना उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर हो। और नेता प्रतिपक्ष जी, आप तो समाजवादी सही थे, लेकिन परिवारवादों के चक्कर में पड़ गए आप और उसके कारण आपकी छवि धूमिल हुई है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, लेकिन हमारे यहां पहले चरण का रहा हो, दूसरे चरण का रहा हो या तीसरे चरण के बारे में जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थी, कोई कहता था अगस्त में आ ही जाएगा, कोई कहता था कि सितंबर में आने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन हम लोगों ने कहा ना अगस्त में आएगा ना सितंबर में आएगा, हम दोबारा सरकार बना करके आएंगे और फिर तीसरे वेव को भी रोकेंगे। और इसीलिए कोरोना आएगा नहीं, कोरोना को रोकेंगे, थर्ड वेव को भी रोकेंगे, लेकिन हां यह तय है कि आप में से बहुत सारे लोग वापस नहीं आने वाले हैं। तो 22 का महासमर में वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।